जय हिंद साथियों। अब हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में। और जो अब तक पढ़ा 2 क्लास पढ़ ली हमने, जिसमें कि हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। पढ़ेंगे आराम शाह जो आया उसके बाद। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे रजिया का जो भाई था रुकनुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। अब चलो शुरू करते हैं। जो दिल्ली सल्तनत है, और जो दिल्ली सल्तनत में हम जो पढ़ रहे हैं पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश। अब जो गुलाम वंश में जो हमने अब तक पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश नसरुद्दीन फिरोज। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश, और जो इल्तुतमिश की जो विधवा थी शाह तुर्कान, विधवा जो थी इल्तुतमिश की विधवा, इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान। ये जो शाह तुर्कान थी इसका बेटा था कौन? नसरुद्दीन फिरोज, जो कि दिल्ली की गद्दी पर 1236 ईस्वी में बैठा। यह एक निकम्मा बेकार शासक था, और नसरुद्दीन एक नाम मात्र का शासक था। तो पूरा जो शासन किया इसने, जो भी 5-6 माह किया, इसकी जो माँ थी शाह तुर्कान ने चलाया। और इस शाह तुर्कान के शासन में दिल्ली सल्तनत के सभी निवासी एकदम परेशान हो गए इससे। और जो रजिया थी, रजिया ने क्या काम करा, दिल्ली की जनता से अपने लिए बहुमत मांगा कि भाई जो काबिल है वो बनना चाहिए शासक। तो जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, ये जो रजिया सुल्तान थी इसने लाल कपड़े पहनकर एक फरियादी के तौर पे इसने दिल्ली की जनता के सामने गई, और इसने सभी से अनुरोध किया कि जो योग्य शासक है वो योग्य शासक बनाया जाए। और रजिया को पहली बार दिल्ली सल्तनत में ऐसा हुआ कि रजिया को दिल्ली की जनता का सपोर्ट मिला। और 1236 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्ताना बैठ गई, जिसका जो शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। अब बड़ी बात यह थी कि बुर्के में रहने वाली औरत तब शासन चला रही है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो रजिया के जो पिता इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्कों का जो गठन किया, उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब जब ये अच्छा नहीं लगा तो इससे खपा रहने लगे। अब इसने 1-2 काम और भी करे थे जिससे वो और ज़्यादा खपा हुए। जो ये रजिया जब सुल्तान बनी तो इसने ये मर्दाना वेश में आने लगी, यानी कि जो पुरुष के कपड़े होते हैं उन कपड़ों में आने लगी, यानी कि चोगा पहनकर, चोगा और टोपी पहनकर। यानी कि पुरुष की पोशाक, पुरुषों की
पुरुषों की पोशाक पहनकर दरबार में आने लगी। अब जब ये पुरुष की पोशाक में दरबार में आने लगी तो जो 40 तुर्क सरदार थे उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कि ये जो हुक्म दे रही है भाई, ये औरत हुक्म दे रही है और मर्दाने कपड़ों में आ रही है, जो कि औरत का तो अधिकार ही नहीं है मुस्लिम कानून के हिसाब से। तो ये सब चीज़ इसे पसंद नहीं आई। और एक दूसरी चीज़ थी जो कि तुर्कों को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। एक नीग्रो मुसलमान था, नीग्रो, जिनको हप्सी बोलते हैं, हप्सी। मुस्लिम था, एक नीग्रो मुस्लिम व्यक्ति था। इसका जो नाम मिलता है याकूत खान, याकूत खान इसका नाम मिलता है। ये जो था, इसने याकूत खान को क्या किया, रजिया सुल्ताना ने इसको अमीर ए आखूर बना दिया। क्या बना दिया? अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर जो पद होता था वो होता था अस्तबल का मुखिया। अस्तबल का मुखिया। अब जब इसे अस्तबल का मुखिया बना दिया, और ये खास था, जो विश्वास पात्र था ये याकूत खान। तो अब जब भी ये सैर करने जाती रजिया, तो जब ये घोड़े पे रजिया सुल्ताना बैठती तो ये इसके पैर को अपने हाथ पे रखकर तब घोड़े पे बैठा था, और जब वो उतरती तो उसे कौली में भर के उतार लेता। ये चीज़ इन जो ये 40 सरदार थे इनको पसंद है। इन्हें लगा कि इसका इसके साथ अफेयर, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इन 40 तुर्क सरदारों ने एक प्लान बनाकर, भटिंडा का एक गवर्नर था, भटिंडा का, भटिंडा का गवर्नर, जिसका नाम जो मिलता अल्तुनिया, जिसका नाम अल्तुनिया मिलता है। इस अल्तुनिया को भड़का दिया। और अल्तुनिया ने क्या काम करा, खबर भिजवाई रजिया के पास कि अल्तुनिया जो भटिंडा गवर्नर है वो तुम्हें राजा नहीं मानेंगे। यानी कि अल्तुनिया ने इसे राजा मानने से इनकार कर दिया। और ये बात सुनकर रजिया एकदम गुस्से में आक्रमण करने के लिए, अल्तुनिया यानी भटिंडा पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसको जो याकूत खान है, याकूत खान इसे रोकता कि जो भी काम करना है राजा को एक प्लानिंग से करना चाहिए। लेकिन स्त्री होने के कारण ये बात समझ नहीं पाती और ये भटिंडा पर आक्रमण कर देती है। कहाँ पर? भटिंडा पर। से भाई आ रहा समझ में? भटिंडा पर आक्रमण कर देती है। जब ये भटिंडा पर आक्रमण करती है तो जो इसका खास था याकूत खान इस युद्ध में मारा जाता है। याकूत खान मारा जाता है और रजिया को अल्तुनिया बंदी बना लेता है। रजिया को बंदी बना लेता है। भैया यहां तक दिख रहा है? अब जब ये बंदी बन जाती है और इसे भटिंडा की जेल में डाल देता है। कहां डाल देता है? भटिंडा की
जेल में कैद कर लेता है। जब इसको अल्तुनिया कैद कर लेता भटिंडा की जेल में, तो रजिया एक युक्ति से काम करती है और इसे शादी का प्रस्ताव देती है। किसको? अल्तुनिया को। जब ये अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव देती है तो अल्तुनिया राजी हो जाता है और इससे 1240 में रजिया से शादी कर लेता है। कितने में? 1240 में। अब जब ये शादी करके दिल्ली लौटते हैं तो दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में 40 तुर्क सरदार हैं, मिलकर इनको भगा देते हैं, मिटा दो ये। और जब ये वापस आ रहे होते हैं वहाँ से, जब ये वापस आ रहे होते हैं तो क्या होता है, जो हरियाणा के कैथल में इनको डाकू मार देते हैं। तो हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में डाकू द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। दोनों की हत्या कर दी जाती है। इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने बैरम शाह को बैठा दिया। कब? 40 से 42, 2 साल के लिए। और जब ये वो चांदनी चौक में, कहाँ पर? दिल्ली के चांदनी चौक में, तुर्कमान गेट के पास है। तो जो हम पढ़ेंगे किसे? बैरम शाह। बैरम शाह ने कुछ ऐसा किया नहीं खास। तो बैरम शाह का कार्यकाल कितना है? 1240 से 1242। ये इसे किसने बनाया? ये तुर्क सरदारों द्वारा इसे बनाया गया। जो 40 तुर्क सरदार थे, तुर्क के चहलगानी जो था दल, इसने भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद ये आया 1242 से 1240, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने भी कुछ नहीं किया। अब इसके बाद जो आता है वो आता 1246 से 1266, नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह। तो ये जो शासक था, ये बहुत ही सादा जीवन जीता था, एकदम सादा। और ये क्या, इसमें एक क्वेश्चन आता है बस यहाँ से, क्या कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जो कि टोपी सीकर और कुरान की आयत खुद लिखकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो कौन था वो? ये था। तो क्या करता था ये? टोपी बनाकर या सीकर, टोपी बनाकर और क्या? कुरान की आयत, कुरान की आयत, कुरान की आयत लिखकर क्या करता था? ये स्वयं बेचता था और इससे अपने जीवन निर्वाह करता था। एक और है इसमें, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी थी। किससे? नसरुद्दीन महमूद शाह से। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दी। अब इससे कर दी तो ये पहले तुर्क सरदारों में था, उसके बाद क्या हुआ, ये मंत्री पद पर पहुंच गया। जो मंत्री था उसे हटा दिया और इसको मंत्री बना दिया, क्योंकि जब अब इसके दामाद था तो इसने क्या करा? इसे पद दे दिया। अब पढ़ेंगे क्या हम? बलबन। ठीक है, तो मिटा दूं मैं इसे, बलबन शुरू करते हैं। बलबन 1966 में गद्दी पर बैठा दिल्ली की पर, और इसका शासनकाल था 1287 तक। 66 से 87 तक इसने शासन किया।
इसके कई काम करे जनता के हित में, तो क्या था, पर इसने जो किया, एक तो इसने क्या दिया, राजत्व का सिद्धांत। क्या दिया? राजत्व का सिद्धांत। ये जो कहता था, ये मानता था जो राजा है वो एक ईश्वर की छाया की तरह है, एक ईश्वर की छाया पड़ती है, उसका हुक्म सबको मानना चाहिए। जैसा ईश्वर सबको रखता है, उसकी रजा में रख के सब रहते हैं, भाई उसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक वो चाहे कुछ भी हो सकता है। तो ये कहता था कि जिस प्रकार ईश्वर या अल्लाह जिस तरीके से रखता है, और राजा का भी स्वयं वही है, जिस तरह से राजा रखे जनता को उसी तरह से रहना चाहिए। इसका मानना क्या था? ये मानना था इसका। नंबर 2 क्या था? इसने क्या काम करा, जो इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था, इसने उनका दमन किया। चालीस तुर्क सरदारों का क्या किया? दमन किया, दमन कर दिया इसने एक एक करके सबको लुढ़का दिया। हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि इसे खतरा था कि भाई ये तो जिसको मन करा उसे बना दे। तो इसने क्या काम करा, इसने धीरे धीरे इन्हीं को हटाना शुरू कर दिया और सबको मार दिया, सब खत्म, यानी कि ये खत्म कर दिए। और इसने क्या किया, इसने जो चलाई, एक प्रथा चलाई, सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस। ये क्या था? सिजदा का मतलब है सर झुकाना, सर झुकाकर सलाम करना। और पैबोस का मतलब है अपने राजा के पैरों को चूमना, पैरों को चूमना। जो भी, जब राजा दरबार में होता था और जो भी सैनिक कोई आते थे, तो वो झुककर सलाम करते थे और राजा के पैरों को चूमते थे। तो इसने ये प्रथा चलाई जिससे कि जनता में खौफ बना रहे, जो कि कोई नजर उठा के बात न कर सके। और इसने क्या किया, एक जो ईरानी त्योहार चला, जिसे आप पारसी बोलते हैं, नवरोज। ईरानी त्योहार क्या था? ईरानी या पारसी बोलते हैं। पारसी त्योहार नवरोज शुरू किया, नवरोज। ये क्या था? ये 9 दिन तक रहता था, 9 दिन तक। नवरोज का 9 दिन चलने वाला त्योहार, 9 दिन तक रहने वाला त्योहार। इसने अपने आप को क्या किया? जिल्ले इलाही कहा। क्या कहा? जिल्ले इलाही, अल्लाह का प्रतिरूप। नंबर 6, बलवंत ने जो खुद को बताया, खुद को एक बहुत बड़े कुल से संबंधित हुआ। किससे बताया? बड़े कुल से, बड़े कुल का बताया, बड़े कुल का बताया। अफरासियाब, अफराशियाब। इसने जो अपने कुल जो बताया, कह रहा मैं ऊंचे कुल का हूं, और कौन सा मेरा कुल है? अफरासियाब। ये जो था बलवंत, ये गरीबों से बहुत चिढ़ता था। गंदे कपड़े पहन के या कोई फटे कपड़े पहने कोई गरीब आ गया, तो ये कहता था कि मुझे बहुत सारा गुस्सा आता है गरीब लोगों पे। तो ये गरीबों से चिढ़ता था। हाँ, और एक इसने क्या करा, एक इसने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई, लोहा एवं रक्त की नीति।
लौह एवं रक्त की नीति किसके लिए अपनाई थी? अपने दुश्मनों के लिए। किसके लिए? अपने दुश्मनों के लिए। तो भाई अपने दुश्मनों के लिए से लौह रक्त की नीति अपनाई, यानी कि खतरनाक से खतरनाक नीति। क्या? कि अगर कोई भी विद्रोह करता तो साथ के साथ मार दो, तुरंत मार दो, यानी कि कोई यहां रहम का कोई मतलब नहीं। तो बस इसमें यही आता है, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई, किस कुल से था, जिल्ले लाई की उपाधि किसने धारण की, ईरानी पारसी त्योहार जो था नवरोज किसने चलाया, सिजदा पैबोस किसने शुरू किया, तुर्क चालीसा का दमन किसने किया, और राजत्व का सिद्धांत किसने दिया। बस बलवंत के बारे में यही है। अब इसका एक काम और था बलवंत का, ये सैनिकों की जो भर्ती करता था, अपनी सेना जो बनाता था, सैनिकों की भर्ती, तो ये सैनिकों की भर्ती करता था स्वयं करता था, इनकी ऐसा किसी विश्वास नहीं था कोई लंगड़ा कर ले, लूला कर ले, कैसा भर्ती कर ले, कमजोर कर ले, तो ये स्वयं भर्ती करता था। और जो उनको ट्रेनिंग दिलवाता था ना, तो उन पर नजर रखता था ये ट्रेनिंग कैसी दे रहे हैं, यानी कि स्वयं देखता रहता था। और क्या काम करता था ये 10,000 सैनिक ले, कितने? 10,000 सैनिक लेकर, 10,000 सैनिक डेली 10 किलोमीटर पैदल चलता है। कितना? 10 किलोमीटर प्रतिदिन लेकर जाता था, घुमाने के, भाई हम चल रहे हैं, शिकार पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इस बहाने से जिससे कि इनके जो सैनिक मजबूत रहे, दुरुस्त रहे। ठीक है, तो इससे ये काम थे इसके। और जो इसके बाद आते हैं 3 आते हैं, और इसके 2 इसके पोते आते हैं बलवंत के, और एक और आता है बीच में, पोते का बेटा। क्यूमर्स, ये जो गुलाम वंश का क्या अंतिम शासक है, क्या है? धीरे धीरे बोलो। तो ये क्यूमर्स क्या है? गुलाम वंश का अंतिम शासक है। क्या है ये? अंतिम शासक। जो इससे पहले जो मैंने 2 छोड़ दिया उन्होंने कुछ नहीं किया इसने भी नहीं किया, अंतिम में केवल इसलिए लिखवा दिया। ठीक है, मेन जो था बलवंत में से आता है, रजिया में से एक क्वेश्चन आता है, और एक वो कौन था टोपी सीकर के लिए नसरुद्दीन महमूद शाह, उसमें से आ जाता है, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, एक एक क्वेश्चन के वो है, इसमें से पूरे में से एक क्वेश्चन आता है इसमें से, गुलाम वंश में से। ठीक है।